नमस्कार, मैं दिशा पामेचा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस क्लास में हम बात करते आ रहे थे ग्रीन स्किल्स की और आज हम बात करने वाले हैं हमारे ग्रीन इकोनॉमी हरित अर्थव्यवस्था के सेक्टर्स के बारे में। तो जब हम ग्रीन इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने जाना था कि ग्रीन इकोनॉमी में या ग्रीन इकोनॉमी कुछ सेक्टर्स में विभाजित होती है और उसमें से कुछ सेक्टर्स उसको आगे बढ़ाने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं उसी ग्रीन इकोनॉमी के सेक्टर्स के बारे में। तो जब हम यहाँ पर देखते हैं कि ग्रीन इकोनॉमी जो है वो काफ़ी सारे सेक्टर्स में डिवाइडेड होती है, यानी कि हर इकोनॉमी में बहुत सारे क्या होते हैं, सेक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं और इन सेक्टर्स के अपने अपने काम होते हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। तो हर सेक्टर क्या होता है? एक पार्ट होता है, भाग होता है या फिर एक फंक्शन होता है इकोनॉमी का। अब जैसे कि आपके पास में क्या है, आपका बॉडी है, पूरा तो आपका बॉडी है, लेकिन इसके अंदर अलग अलग क्या है, पार्ट्स हैं। आपका फेस है, हेड है, हैंड्स हैं, चेस्ट है, स्टमक है, लेग्स हैं, इन सब के अपने अपने क्या है, काम है। तो वैसे ही हर इकोनॉमी के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं और उन सभी सेक्टर के क्या होते हैं, अपने अपने फंक्शन होते हैं। जैसे हमारी ग्रीन इकोनॉमी का या ग्रीन इकोनॉमी की जो प्राथमिकता है वो क्या है कि हमारा जो पर्यावरण है वो सुरक्षित रहे और संरक्षित रहे। और पर्यावरण को बचाते बचाते हमें साथ में क्या करना है, हमारा आर्थिक विकास भी करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना है। वैसे ही इन सभी सेक्टर्स की प्राथमिकता भी क्या है, इन सभी सेक्टर्स की प्राथमिकता भी इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण है और साथ ही में हमें क्या करना है, आर्थिक विकास को भी लेकर चलना है। इसी के साथ में यहाँ पर जैसे हमारी ग्रीन इकोनॉमी में क्या होता है, एक बैलेंस बनाया जाता है। क्या होता है? एक बैलेंस बनाया जाता है। कैसे बैलेंस बनाया जाता है? बैलेंस ऐसे बनाया जाता है कि हमारी जो ग्रीन इकोनॉमी है उसमें अगर हम बात करें हमारे इन्वायरमेंट के इन्हांसमेंट की, इन्वायरमेंट इन्हांसमेंट की और प्रोटेक्शन की, या फिर अगर हम बात करते हैं हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ की, डेवलपमेंट की, तो ये दोनों चीज़ें कैसी होनी चाहिए? ये दोनों चीज़ें बैलेंस्ड होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमारे को हमारे निम्नलिखित जो क्षेत्र है जिनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं उन पर ध्यान केंद्रित करना है और साथ ही में आर्थिक विकास और पर्यावरण संवर्धन और संरक्षण के बीच में एक संतुलन बनाकर चलना है। तो हम यहाँ पर आज बात करने वाले हैं हमारे ग्रीन इकोनॉमी के 10 सेक्टर्स के बारे में और आप अभी तक इन सारे सेक्टर से बहुत अच्छी तरीके से रूबरू हो चुके हैं। सबसे पहला जो सेक्टर हमारा यहाँ पर है वो है एग्रीकल्चर, कृषि। दूसरा सेक्टर है हमारा ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्सेज। तीसरा है हमारा निर्माण। चौथा वाटर मैनेजमेंट। पांचवा वेस्ट मैनेजमेंट। इसके बाद में हमारे पास में है लैंड मैनेजमेंट, भू प्रबंधन, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन, टूरिज्म, पर्यटन, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, साथ ही में हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो सबसे पहले आज यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शुरू के 5 सेक्टर्स के बारे में। तो शुरू करते हैं यहाँ पर सबसे पहले कृषि के साथ में। तो हम सब जानते हैं कि जो हमारा खाना है, जिससे हमारी भूख मिटती है, हमारे को ताकत आती है, जिससे हम आज जीवित हैं, वो सारा हमारा जो खाद्य पदार्थ है, जो सारा हमारा खाद्य पदार्थ है वो कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है हमारे एग्रीकल्चर से। कहाँ से आ रहा है? एग्रीकल्चर से आ रहा है।
और ये जो एग्रीकल्चर है, कृषि है, इसको चला कौन रहे हैं? हमारे किसान भाई चला रहे हैं। ये किसान भाई क्या करते हैं? ये किसान भाई हमारे भोजन के लिए फसलों को उगाते हैं। किसको उगाते हैं? फसलों को उगाते हैं, और इन्हीं फसलों से हमारा क्या आता है? खाना आता है, जिसमें कि हमारी सब्जियां, फल, दालें, जो हमारा अनाज है, गेहूं, बाजरा, मक्का, रागी, ये सब कहाँ से आता है? कृषि से आता है, एग्रीकल्चर से आता है। इसीलिए ये जो कृषि है, ये जो एग्रीकल्चर है, ये हमारी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा सेक्टर है। ये क्या है? लार्जेस्ट पार्ट है हमारे सेक्टर का। अब आप जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है, उसका क्या हो रहा है? जनसंख्या बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन क्या हो रही है? पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है। अब जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी, उतनी ज्यादा क्या होगी? फूड की डिमांड होगी, और हमारे को डिमांड के साथ साथ सप्लाई को भी तो बढ़ाना पड़ेगा। और अगर हमें सप्लाई को बढ़ाना है, उसके लिए हमारे को फूड का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, खाद्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? जब भी हमारे को हमारी उत्पादन बढ़ाना है कृषि का, तो हमारे को खेती करनी पड़ेगी, और खेती के लिए क्या चाहिए? हमारे को ज़मीन चाहिए। जंगल काटने पड़ेंगे काफ़ी सारे, कि उन जंगलों की जगह हम क्या कर सकें? हमारी कृषि कर सकें। तो हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है? ओवर यूज ऑफ लैंड रिसोर्सेज हो रहा है, और लैंड हासिल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, वनों की कटाई कर रहे हैं। साथ ही में हम हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं, फसलें हैं, उनको कीट से बचाने के लिए क्या यूज कर रहे हैं? कीटनाशक यूज कर रहे हैं। और हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, कीटनाशक यूज कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हैं। ये सब तो हम कहाँ यूज कर रहे हैं? जमीन में यूज कर रहे हैं। ये सब क्या है? विषैले पदार्थ है, जहरीले पदार्थ है। तो ये हमारी किसको प्रदूषित कर रहे हैं? ये हमारी भू को, लैंड को प्रदूषित कर रहे हैं। और लैंड पोल्यूशन के साथ साथ में ये बारिश के पानी के साथ में बह के सारे विषैले पदार्थ कहाँ चले जाते हैं? नदी, नहरों, झरनों में चले जाते हैं, और ये वाटर को भी क्या करते हैं? पल्यूट करते हैं, साथ ही में एयर को भी पल्यूट करते हैं। तो जितने भी हमारे ये हार्मफुल केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, इनका क्या साइड इफेक्ट है? कि ये हमारी हवा, हमारी ज़मीन, भू को और हमारे पानी को प्रदूषित कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? इन सभी प्रदूषण से बचने के लिए, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए, साथ ही में आज की हमारी जो ज़रूरतें हैं, उनको भी हमें पूरा करना है। इन दोनों चीज़ों को हमारे को साथ में लेके चलना है। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि ऐसी हमें कृषि करनी है जो कि विषैले पदार्थों से मुक्त हो, रहित हो। और वो कौन सी है कृषि? ऑर्गेनिक फार्मिंग है। क्या है? जैविक फार्मिंग। बात समझ में आ रही है? जैविक खेती है हमारी, जो हम कर सकते हैं। यहाँ पे किसी भी तरीके के हार्मफुल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स नहीं इस्तेमाल होते हैं। क्या नहीं इस्तेमाल होते? किसी भी प्रकार के यहाँ पे विषैले, हानिकारक उर्वरक या कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं होता है, और ये हमारी सब्जियों में इकट्ठे, एकत्रित भी नहीं होते हैं। इनसे हमारी सब्जियां भी सुरक्षित रहती हैं, उनका जो न्यूट्रिशन है, पोषण है, वो भी बढ़ता है, साथ में वो इन विषैले पदार्थों से भी रहित होती हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से आई हुई हमारी सब्जियां ज़्यादा स्वच्छ होती हैं। साथ ही में
जो भी सब्जियां हमारे आसपास मिल रही हों, स्थानीय मिल रही हों, जो भी सब्जियां हमारे लोकल फार्मिंग से हमें मिल रही हो, साथ ही में नेचुरल फार्मिंग से हमें मिल रही हो, उनको हमारे को क्या करना है, उनको हमारे को प्राथमिकता देनी है, प्रेफरेंस देनी है। बात समझ में आ गई? हम लोकल का क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर? जिससे कि हमारा ईंधन बचे, फ्यूल बचे। अगर हम दूसरे राज्य से हमारी सब्जियों को मंगा रहे हैं तो उसमें ईंधन लगेगा, पेट्रोल या डीजल लगेगा, और उसमें क्या होगा, वक्त बर्बाद होगा। साथ ही में जब वो ईंधन जलेगा तो काफ़ी क्या होगा, कार्बन का एमिशन होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स का एमिशन होगा, और ये एमिशन हमारी हवा को क्या करेगा, प्रदूषित करेगा। इसलिए कोशिश करें कि जो सब्जी आपकी स्थानीय खेती से आ रही है उसी का उपयोग करें। दूसरा, हम सब में से काफ़ी लोगों को बागवानी का बहुत शौक है, गार्डन का शौक है ना, कि भाई टमाटर खाए, टमाटर के बीज निकाले और टमाटर के बीजों को कहाँ डाल दिया, मिट्टी में डाल दिया, देखते हैं क्या होता है उस बीज का। तो उस बीज से क्या बनता है, पौधा बनता है, पौधा उगता है और पौधे पे क्या लगते हैं, टमाटर लगते हैं। तो वो खुशी बिल्कुल ही अलग होती है कि ये हमारे घर के टमाटर हैं। बहुत लोग अपने घरों में अलग अलग प्रकार के फल भी उगाते हैं। कुछ लोग उगाते हैं सीताफल, कुछ लोग नींबू उगाते हैं, कुछ लोग बेर उगाते हैं। तो अगर हम हमारे ही घरों में सब्जियां उगाने लग जाएं तो वो क्या होंगी, वो बहुत ही ज़्यादा स्वच्छ होंगी। तो हमें करना क्या है, हमें ये करना की कोशिश करनी है कि हम हमारे ही घर में सब्जियां उगा सकें। तीसरा, हमारे को क्या करना है, उन सब्जियों को खाया जाए जो उस मौसम की सब्जियां हो, मौसमी सब्जियों को और स्थानीय सब्जियों को खाया जाए। ऐसा नहीं हो कि हम उन सब्जियों की मांग करें जिसको काफ़ी सारी ऊर्जा लगाकर पैदा करना पड़े। अब जैसे कि जो स्ट्रॉबेरी है वो थोड़े से ठंडे माहौल में उगती है, उसको क्या चाहिए होता है, थोड़ा ठंडा क्लाइमेट, ठंडा जलवायु चाहिए होता है। लेकिन अब आप उसको अगर गर्मियों में खाने की वो रखते हैं तो फिर आपको सप्लाई भी करी जाएंगी, और वो सप्लाई करने के लिए ज़्यादा ऊर्जा लगेगी, एयर कंडीशनर्स लगाने पड़ेंगे, जिससे कि स्ट्रॉबेरी को उगने के लिए वो तापमान, वो जलवायु दिया जा सके। इसीलिए हमें किसको प्राथमिकता देनी है, ऐसी सब्जियों को, ऐसे भोजन को प्राथमिकता देनी है जो कि हमारे आसपास की खेती से ही आता हो, जिससे कि ना ज़्यादा ईंधन लगे, ना ज़्यादा ऊर्जा खपत हो, और ना ही ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत हो, जिससे कि हम हर प्रकार के प्रदूषण से बच सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात ही कर रहे थे कि हम ऊर्जा को बचाएं, तो दूसरा हमारा यहाँ पर जो सेक्टर है वो है हमारा एनर्जी रिसोर्सेज। हमारे ऊर्जा संसाधनों में कौन कौन सी ऊर्जा संसाधन आते हैं? हमारा आता है तेल, मतलब कि ऑयल, कोयला आता है, कोल, साथ ही में क्या आता है, पेट्रोल, डीजल। ये सारे क्या है हमारे, ये सारे हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, गैर नवीकरणीय संसाधन। क्या है ये? गैर नवीकरणीय संसाधन है। और जो गैर नवीकरणीय संसाधन होते हैं, हमने बात करी थी कि वो संसाधन कैसे होते हैं। क्या वो संसाधन बहुत सारे होते हैं? नहीं, ये सारे संसाधन कैसे होते हैं, सीमित होते हैं, लिमिटेड होते हैं। ये संसाधन कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं एंड नॉन रिन्यूएबल होते हैं। और जब इनको क्या किया जाता है, जब इनको कंबस्ट किया जाता है, जलाया जाता है, तब ये क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स, जो कि किसकी तरह काम करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस की तरह काम करते हैं। और ये सभी क्या हैं, ये हमारी ग्लोबल वार्मिंग में बहुत बड़ी भागीदारी निभाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो हमें क्या करना है, हमें क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को चुनना है, प्राथमिकता देनी है। जैसे कि हमारी सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, हमारी हवा से जो ऊर्जा बन रही है, वाटर से, साथ ही में हमारी क्या है,
जो हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, पानी से बनने वाली जो बिजली है, उसको हमारे को प्राथमिकता देनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो ये है कि हम क्या कर सकते हैं। साथ ही में हमें क्या करना है, बिजली की बर्बादी नहीं करनी है। बिजली बर्बाद करने से बचें। अगर आप किसी कमरे में बैठे हैं और आपका जो तापमान है आसपास का आप सह सकते हैं, मान लीजिए गर्मी है थोड़ी सी, तो आप पंखा चला के, कूलर चला के अपना काम चला सकते हैं, तो एयर कंडीशनर का प्रयोग ना करें। ऐसे ही सर्दियों में अगर आप थोड़े से स्वेटर ज़्यादा पहनकर, रज़ाई ज़्यादा ओढ़कर, मोजे पहनकर अगर आप हीटर और गीज़र को चलाने से बच सकते हैं तो ऊर्जा को बचाएं, बिजली को बचाएं। अगर आप ये देख रहे हैं कि आपकी मोटर बंद हो गई है या टीवी बंद हो गया है, तो उनके प्लग को निकाल दें, अनप्लग कर दें। आप कभी कमरे से बाहर जा रहे हैं और पंखा अगर चल रहा है तो पंखा और लाइट को बंद करके जाएं। टर्न ऑफ लाइट्स एंड अनप्लग अप्लायंसेस व्हेन दे आर नॉट बीइंग यूज्ड, या फिर जब आप इनको इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। अब हम और हमारे क्या तरीके हैं कि जिनसे हम हमारा ईंधन बचा सकें। अगर आपने देखा हो कि हमें क्या करना चाहिए, मान लो 4-5 जनों को एक साथ एक ही जगह जाना है, तो अलग अलग वाहन उठाने के बजाय हम एक साथ जा सकते हैं, कार यूज़ कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही में हम क्या कर सकते हैं, ऐसी टेक्निक्स को यूज़ करें, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, जैसे कि हम यहाँ पर यूज़ करें बायोगैस को। ठीक है, साथ में आपने जैसे इस पिक्चर में देखा, यहाँ पर क्या हो रहा है, पानी को पंप करने के लिए साइकिल का इस्तेमाल किया जा रहा है, मोटर नहीं यूज करी जा रही है। साइकिल के प्रेशर से क्या हो रहा है, पानी को पंप किया जा रहा है। तो ऐसी टेक्नोलॉजीज जहां पर हम बिजली के इस्तेमाल से बच सके, जैसे कि बाइक पावर्ड या हैंड पावर्ड जो हमारे वाटर पंप्स हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, फूड कंजर्वेशन है, खाद्य पदार्थों का जो संरक्षण है, उन सभी तकनीकों को हमें अपनाना चाहिए। बात समझ में आ गई। खाद्य पदार्थ के संरक्षण के हम फायदे पहले ही पढ़ चुके हैं कि कभी कोई आपदा आ जाती है हमारे देश में या किसी और देश में, तो उस वक्त में हमारे पास में इतना खाना होना चाहिए कि हम जीवित रह सकें। बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्टर के ऊपर, जो कि है कंस्ट्रक्शन, निर्माण। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, कंस्ट्रक्शन में हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, जिससे कि क्या क्या बनेंगे, रोड्स बनेंगे, ब्रिजेस बनेंगे, पुल बनेंगे, बिल्डिंग्स बनेंगी। क्या बनेगी, बिल्डिंग्स बनेंगी। और इन सब को बनाने के लिए क्या चाहिए, रेत चाहिए, कंक्रीट चाहिए। क्या चाहिए, कंक्रीट चाहिए, कंक्रीट भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो ये सब कहाँ से आते हैं, ये सब आते हैं हमारी नदी के तल से। कहाँ से, नदी के तल से आते हैं, रिवर बेड से आते हैं। दूसरा, ये कहाँ से आते हैं, ये पहाड़ों की खुदाई से आते हैं। कहाँ से आते हैं, पहाड़ों को खोदकर आते हैं और पहाड़ों में बॉम्ब को लगाकर विस्फोट कर कर उनको फोड़ा जाता है, जिससे कि क्या होता है, बहुत ज़्यादा मिट्टी फैलती है हवा में। जब हम एक जगह से दूसरी जगह रेत को ट्रांसपोर्ट करते हैं, तब भी यही होता है कि हमारी मिट्टी के फैलने की वजह से हवा का प्रदूषण होता है। हवा का प्रदूषण होता है, हमारी जल का प्रदूषण होता है, और इन सब से किसमें बदलाव आता है, ग्लोबल रिसोर्सेज में और हमारे जलवायु में। ये जितने भी हमारे मिट्टी हैं, पत्थर हैं, सैंड है, ये सब कहाँ से आती हैं, ये सब आती हैं हमारी नदी के तल से। माउंटेन्स को खोद के, क्वॉरिंग करके, पहाड़ों में उत्खनन करके, और इनकी वजह से क्या होते हैं, इनकी वजह से प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, नेचुरल कैलामिटीज होती हैं। जब पहाड़ों को खोदा जाता है तो पहाड़ों की जो ज़मीन होती है वो हिल जाती है। हिलने की वजह से भूकंप आ सकता है, भूस्खलन हो सकता है, और बार बार बाढ़ के आने की भी समस्या बढ़ सकती है। क्यों बढ़ सकती है बाढ़ आने की समस्या, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और जो हमारे क्या हैं, ग्लेशियर्स हैं, वो मेल्ट हो रहे हैं। ग्लेशियर्स
मेल्ट हो रहे हैं, जिनकी वजह से समुद्र का जो पानी का लेवल है, वाटर लेवल है, वो बढ़ रहा है। और इनसे क्या आ रही है, बार बार डिस्ट्रक्शन हो रहा है बाढ़ के आने की वजह से। बात समझ में आ रही है? तो हम यहाँ पर जब जितना भी हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल, उससे एयर पोल्यूशन हो रहा है, नॉइज का पोल्यूशन कितना ज़्यादा हो रहा है, हवा में जब ये पार्टिकुलेट मैटर फैल रहा है तो इससे कितनी ज़्यादा श्वसन संबंधी बीमारियां हो सकती हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। साथ ही में आपने देखा होगा कई बार कुछ बिल्डिंग्स ऐसी बनी होती हैं जो कि सूरज की रोशनी को काटती हैं, हवा के संचार को काटती हैं और बहुत ही अजीब गरीब ढंग से बनी होती हैं। इनकरेक्टली बिल्कुल क्या होती हैं, गलत डिज़ाइन वाली इमारतें होती हैं, जिनमें एयर कंडीशनिंग भी ज़्यादा लगती है, बिजली का खपत भी ज़्यादा होती है, पानी भी ज़्यादा लगता है। अगर हम पूरी तरह देखें तो हमारी ऊर्जा का खपत जो है वो बहुत ज़्यादा अधिक होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम ऐसे मटेरियल का कंस्ट्रक्शन में, निर्माण में इस्तेमाल करें जो कि लोकली मिले, लोकली अवेलेबल हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल का इस्तेमाल करें। जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो वो ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल हो। कैसा हो, ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल हो जो कि पर्यावरण को न्यूनतम क्षति पहुंचाए। तीसरा हम क्या कर सकते हैं, हम एनर्जी एफिशिएंट तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एनर्जी एफिशिएंट तरीकों का, ऊर्जा कुशल तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर और हम क्या कर सकते हैं, हमारी बिल्डिंग्स में क्लीन एनर्जी, स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल करें और ऊर्जा की जो नुकसान है उससे हम, बर्बादी से हम बचें। और हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर जितने भी हमारे लोकली मिलने वाले कंस्ट्रक्शन मटेरियल हैं उनको हमें इस्तेमाल करना चाहिए, उनकी हमें क्या देखनी चाहिए, फ़ायदे देखने चाहिए। साथ ही में हमें ये भी समझना चाहिए कि हम जितना ट्रांसपोर्टेशन बचाएंगे उतना हम हमारी ईंधन की खपत को भी कम करेंगे। साथ ही में अगर आपको लगे कि आपके घर के आसपास कोई ऐसा बहुत बड़ा निर्माण का प्रोजेक्ट चल रहा है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि बहुत बड़े पैमाने पर बन रहा है और प्रदूषण कर रहा है, तो आपको स्थानीय अधिकारियों को, लोकल अथॉरिटीज़ को ज़रूर सूचित करना चाहिए। तो ये सब वो था जो हम हमारी तरफ से हमारे पर्यावरण के लिए कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि वाटर को, पानी का प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं। तो पानी जब हम नाम लेते हैं तो पानी का नाम लेते ही क्या लगने लग जाती है, प्यास लगने लग जाती है। यानी कि जो हमारा जीवन है वो किस पर निर्भर है, पानी पर निर्भर है। तो जो पानी है वो हमारा सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। हर चीज़ के लिए पानी चाहिए, हमें जीवित रहने के लिए, पेड़ों को, जानवरों को, जितने भी हमें कार्य करने हैं, चाहे वो घर के कार्य हो, कृषि हो, इंडस्ट्री हो, रिक्रिएशन हो, सब जगह हमें पानी चाहिए। तो पानी क्या है, हमारा सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। अब आपने देखा होगा कि हमारी जो जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है। क्या हो रहा है, जो हमारी जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है, तो जितने ज़्यादा लोग उतनी स्वच्छ पानी की ज़रूरत। तो यहाँ पर दुनिया में अरबों लोगों को स्वच्छ और पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। साथ ही में ये जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, इस समस्या को और भी ज़्यादा गंभीर बनाती है। यहाँ पर तो हमें करना क्या है, या हम क्या कर सकते हैं, जितना भी पानी हम इस्तेमाल करें बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करें, समझदारी से इस्तेमाल करें। अगर हम देख रहे हैं कि नल खुला है तो उसको बंद कर दें और बंद करके दूसरा काम हम करें। अगर आपके घर में कोई भी ऐसे नल हैं या पाइप है जो लीक हो रहे हों, उनको ठीक करवाएं, जिससे कि पानी की बर्बादी को रोका जा सके। तो ये क्या है, हमारा घरेलू क्या है, प्रबंधन है पानी का।
अब अगर हम जाते हैं इंडस्ट्री की तरफ या फिर हम जाते हैं उद्योग की तरफ, तो हम ये देखें कि जिन भी इंडस्ट्रीज में पानी कैसा आ रहा है, हॉट वाटर आ रहा है, इसको पहले क्या करा जाए, कूल करा जाए, ठंडा किया जाए और फिर इसको कहाँ डाला जाए, वाटर बॉडीज में डाला जाए। कहाँ डाला जाए, वाटर बॉडीज में डाला जाए। अगर हमारे पास में सीवर वाटर आ रहा है तो इस सीवर वाटर का पहले हमारे को क्या करना है, उपचार करना है, ट्रीटमेंट करना है। क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है और उसके बाद ही हमें इसको नदी या नहरों में बहने देना है। नहीं तो क्या होगा, इस सीवर वाटर में बहुत सारे क्या होंगे, जीवाणु होंगे जो कि बहुत सारे डिजीजेस, बीमारियां स्प्रेड कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये हम क्या कर सकते हैं, ये कुछ हमारे इंडस्ट्री के तरीके होने चाहिए जिनसे हम पानी का संरक्षण कर सकें, उसे बचा सकें, उसका प्रबंधन कर सकें। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट की। वेस्ट को कैसे हम मैनेज करें, वेस्ट का, अपशिष्ट का प्रबंधन हम कैसे करें। तो देखिए, हम जब भी कुछ काम करते हैं, मान लीजिए आपने पेपर से कुछ बनाया। जब आपने पेपर से कुछ बनाया तो आपने उसका कटिंग करा। कटिंग करने के बाद क्या होता है, काफ़ी सारा कचरा निकलता है, वेस्ट निकलता है। उस वेस्ट को आप फेंक सकते हो और नहीं तो आप उस वेस्ट से कुछ और चीज़ बनाने का सोच सकते हो। दो काम कर सकते हो। अगर आपने उसको फेंक दिया तो वो वापस काम में नहीं आ पाएगा, वो वेस्ट हो जाएगा पेपर। और अगर आपने उसको किसी तरह से वापस से रीयूज कर लिया या उसको रिसाइकिल कर लिया तो कचरा भी कम बनेगा और पोल्यूशन, प्रदूषण भी कम होगा। तो हमें क्या करना है, बिना सोचे समझे कचरे को फेंकना नहीं है, क्योंकि अगर हम एक बार कचरे को फेंक देते हैं तो हमारा जो मौका होता है उसको दोबारा यूज करने का, उसका रिसाइकलिंग करने का, वो मौका हम खो देते हैं। और इससे क्या होता है, ये कचरा कहाँ जाएगा, या तो जमीन पे, पानी में या हवा में जाएगा। क्या जाएगा, जमीन में जाएगा, पानी में जाएगा या हवा में जाएगा, और क्या फैलाएगा, प्रदूषण फैलाएगा। तो हमें करना क्या है, हमें करना है कि हमें कुछ पॉलिसीज अपनानी है। हमने बात किसकी करी थी, 3Rs पॉलिसी की बात करी थी, जिसमें हमने कचरे को सबसे पहले कम करने की बात करी, रिड्यूस, जितना ज़रूरत हो उतना ही सामान लें जिससे कि वेस्टेज कम हो। अब अगर आपके पास में कचरा आ ही रहा है तो उसको रीयूज करें, उसका वापस से पुनः इस्तेमाल करें। और अगर आपके पास में पुनः इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है तो उसको पुनर्चक्रण करें, उसका रिसाइकलिंग करें। फेंकने से पहले ये सारे कामों का एक बार करके देखें और फिर ही फेंकें जब वो ज़रूरत हो। अब जैसे आपके पुराने कपड़े हैं, पुराने कपड़ों को फेंकने के बजाय आप उसको किसी को दे सकते हैं। किसी आप वृद्धाश्रम में या बच्चों के ऑर्फनेज में उसको डोनेट कर सकते हैं कि अगर वो आपके काम के नहीं है तो किसी और के काम आ सकते हैं। घर में बचे हुए खाने को, काफ़ी सारे राज्यों में ऐसे फ्रिज बनाए गए हैं कि घर में बचे हुए खाने को आप उस फ्रिज में जाकर रख दें, पब्लिक फ्रिज है, वहाँ जाकर रख दें और जिसको ज़रूरत हो वो उस खाने को निकाल के खा सकता है। बात समझ में आ रही है? साथ ही में ऐसा हमारे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के साथ में भी हो रहा है। जिन राज्यों में सोलर एनर्जी से पैदा होने वाली जो बिजली है, अगर वो ज़्यादा उत्पादन हो रहा है उसका, तो उसको क्या किया जा रहा है, ट्रांसमिट किया जा रहा है दूसरे राज्यों पे। बात समझ में आ रही है? और इस हमारी सरकार ने क्या किया है, ऐसे ट्रांसमिशन पे जो सौर ऊर्जा या हवा की ऊर्जा से जो बिजली जनरेट हो रही है, इसके ट्रांसमिशन पे पहले जो शुल्क लगता था उस शुल्क को भी हटा दिया है भारत सरकार ने। तो आप देख रहे हैं कि हमारे साथ साथ हमारी सरकार भी हमारे जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, हमारा पर्यावरण है, उसको संरक्षित करने के लिए जोर शोर से लगी हुई है। साथ ही में हम क्या कर सकते हैं, जितने भी हमारे वेस्ट सब्सटेंस हैं ये हम हमारे घर से ही कर सकते हैं कि जैसे हमारे घर में जितना भी कचरा है उसको फेंकने से पहले दो में विभाजित कर ले, सूखा कचरा, गीला कचरा। सूखे कचरे का थोड़ा सा एनालिसिस करें
कि इसमें से कोई चीज़ रीयूज़ हो सकती है, दोबारा काम में आ सकती है, या कोई चीज़ रिसाइकिल हो सकती है। और गीले कचरे में से ये देखें कि क्या इसका रिसाइकलिंग हो सकता है, क्या इससे बायोगैस बन सकती है। बात समझ में आ रही है? तो उससे क्या करें, ऐसी टेक्नोलॉजीज को जनरेट करने की कोशिश करें जिससे एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बने। अब आपने अगर स्वच्छ कोऑपरेटिव का नाम सुना है, पुणे में एक हमारी क्या है, स्वच्छ कोऑपरेटिव कचरा बीनने वालों की सिस्टम है। यहाँ पर क्या होता है, ये कचरा बीनते हैं पुणे के शहर में। क्या है ये, कचरा बीनने वाले हैं। ये क्या करते हैं, जितना भी कचरा आता है, जितना भी वेस्ट आता है, उस वेस्ट को ये क्या कर लेते हैं, दो में विभाजित करते हैं। एक सूखे कचरे में सूखा कचरा, और एक क्या है, गीला कचरा। कैसा कचरा है, गीला कचरा। सूखे कचरे को ये रीयूज करने का कोशिश करते हैं, और गीले कचरे को ये क्या करते हैं, रिसाइकिल करते हैं। साथ ही में कोशिश करते हैं कि इससे बायोगैस बन सके। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या हुआ, हमारे कचरे से कैसे एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बन सकता है, इसकी प्रौद्योगिकी हुई। साथ ही में हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे किचन में जो कचरा निकल रहा है, सब्जी का, अंडे छिलके का, फल फूलों का कचरा जो भी निकल रहा है, ऑर्गेनिक कचरा, उससे हम कंपोस्टिंग कर सकते हैं। आपने काफ़ी सारे एड्स देखे होंगे कि क्या होगा, ये जो गीला कचरा है इसकी क्या होगी, कंपोस्टिंग होगी। ये कंपोस्टिंग दो तरीके से हो सकती है। एक जिसमें हम अर्थवॉर्म्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बिना अर्थवॉर्म्स के काम करते हैं, नो अर्थवॉर्म्स, जो कि जनरल कंपोस्टिंग होती है। दूसरा जहां हम केचुओं का इस्तेमाल करते हैं। तो ये केचुए क्या करते हैं, ये केचुए इस कचरे को खाकर जो फीसेस, जो इनका अपशिष्ट होता है, वो प्रोड्यूस करते हैं, और उसको हम उर्वरक खाद की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं हमारी बागवानी में, खेती में। तो हमने क्या किया, हमने फूड वेस्ट की कंपोस्टिंग करी, और वेस्ट से हमने क्या बना ली, खाद बना ली। और खाद को हमने कहाँ डाला, कृषि में डाला, खेती में डाला, हमने अपनी बागवानी में डाला, जिससे कि हमारी जो मिट्टी है वो और उपजाऊ हो गई, और उसका पोषण भी बढ़ा। तो ये थे हमारे ग्रीन इकोनॉमी के, हरित अर्थव्यवस्था के 10 में से 5 सेक्टर्स। बाकी के जो हमारे सेक्टर्स हैं उनकी हम बात करेंगे अगली कक्षा में। मिलते हैं आपसे वहीं, तब तक के लिए बाय बाय।